दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। कई खबरें आपको बताऊंगा, कई उन ठग कंपनीज के नाम आपको बताऊंगा जिन्होंने देश में बारी बारी से लाखों नागरिकों के साथ योजनाबद्ध ठगी की है। इसके अलावा और भी कुछ ज़रूरी बातें आपको बताऊंगा कि कैसे आप सबकी डूब चुकी मेहनत की कमाई जल्दी से जल्दी वापस हो सकती है। इसलिए तमाम साथी मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक और कमेंट करेंगे। साथ साथ जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे। साथियों, आपके शेयर करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और उससे आपको ये लाभ होता है कि जिस सांगठनिक कमजोरी की वजह से आपकी आवाज़ देश में ठीक से गूंज नहीं पा रही, वो आवाज़ बहुत जल्दी देश भर में गूंज जाएगी। और जब आपकी आवाज़ देश में गूंजने लगेगी तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो जाएगा। तो इसलिए ईमानदारी से तमाम साथी इस वीडियो संदेश को मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और यदि कोई बात समझ में ना आया करे एक संदेश में तो पिछले वीडियो भी देख लिया करें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और वो मार्गदर्शन मिलता रहे, सूचनाएं मिलती रहें जिनके द्वारा आपका पैसा आपको वापस मिलेगा और आपका दृष्टिकोण अच्छा होगा। जो आपकी विकृत मानसिकता है, जो आप भयाक्रांत हो रखे हो, भयभीत हो, वो आपका भय भी दूर हो जाएगा निश्चित रूप से। इसलिए ये काम सब साथी तन्मयता से कर लिया करें। तो चूँकि आप शेयर नहीं करते हो, पूरा वीडियो भी नहीं सुनते हो, तो इस वजह से हमारी बात चंद लोगों तक रह जाती है। और जब जो बात चंद लोगों तक सिमट जाती है, उस बात को शासन में बैठे हुए लोग कोई तवज्जो नहीं देते हैं। और यदि आप चाहते हो कि आपकी बात को तवज्जो मिले, आप पर भी चर्चा हो, आपके विषय पर भी चर्चा हो देश में जैसे तमाम अन्य मुद्दों पर हो रही है, तो इस काम को आप सब कीजिए। अपनी कमजोरी को समझना बहुत ज़रूरी है साथियों कि आप कहाँ कमज़ोर हैं। आपने तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया, 42 करोड़ संख्या है आपकी देश में, आप में से लाखों साथी ऐसे हैं जिन्होंने मतदान का बहिष्कार किया। लाखों करोड़ों ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी पार्टी को वोट दिया। और बहुत सारे, एक बड़ी संख्या उन साथियों की भी है जो हमारे समर्थक हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है इस आम चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में। और जहाँ तक हमारा आकलन है, हम समझते हैं कि देश के ठगी पीड़ितों के कारण आज देश में ऐसी संसद का गठन हुआ है जो कई मायनों में बहुत बेहतरीन है। ऐसी ही संसद होनी चाहिए कि आपने जो अपने मताधिकार का प्रयोग किया या मतदान का बहिष्कार किया, उसके कारण जो हंग लोकसभा की स्थिति पैदा हुई है उस पर कहीं भी चर्चा नहीं हो रही है। कोई कह रहा है कि संविधान बचाने की वजह से, संविधान खत्म करने की वजह से, संविधान मुद्दा है, लोकतंत्र मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, सांप्रदायिकता मुद्दा है, जातीय समीकरण मुद्दा हैं, अडानी अंबानी मुद्दा हैं और बहुत सारी चीज़ें जिनसे देश के 42 करोड़ लोगों के जीवन पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। वो तमाम चीज़ें आज समीक्षा का आधार बनी हुई हैं कि क्यों भाजपा हार गई, क्यों कांग्रेस को इतनी वोट आ गई, क्यों सपा को इतनी वोट आ गई, क्यों एनडीए को बहुमत मिल गया और बीजेपी को क्यों नहीं मिल सका, क्यों इंडिया गठबंधन बहुमत से पीछे रह गया। तमाम इन चीज़ों पर समीक्षा हो रही है, लेकिन कहीं भी किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में या सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ें
कहीं वायरल नहीं हो रही, कहीं चर्चा नहीं हो रही कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का झोट, गुस्सा, असंतोष भी इस आम चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है, उसने भी कोई भूमिका निभाई है। आप तो सभी जानते हैं, बाहरी दुनिया के लोग जो ठगी पीड़ित नहीं हैं या जो जानबूझकर ठगी पीड़ितों पर चर्चा नहीं करते, हो सकता है वो नहीं जानते हों इस विषय की गंभीरता को कि इसका भी कोई महत्व रहा है आम चुनाव में। लेकिन जो ठगी पीड़ित हैं देश के, वो तो सभी जानते हैं कि आपकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका इन चुनाव परिणामों में रही है, जिसके कारण आज देश में ऐसी संसद का गठन हुआ है, ऐसी लोकसभा में उपस्थिति रही है कि ना वो उगलते बन रहा है किसी को भी, ना निगलते बन रहा है, और ना कोई रो पा रहा है और ना खुश हो पा रहा है। बिल्कुल हेरा फेरी फिल्म जैसा सीन हो गया है साथियों। तो आप इस बात को सीरियसली लें, गंभीरता से लें। आप तमाम साथी अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करें, कम से कम इतना तो करें कि हमारा विषय तेजी के साथ वायरल हो। सोशल मीडिया आपके पास है, मेन स्ट्रीम का मीडिया तो है नहीं, और आप इसका भी ठीक से उपयोग नहीं कर रहे हो। सोशल मीडिया ना भी हो, मान लीजिए एक बार कि आपका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई फेसबुक पर आपकी आईडी नहीं है, ट्विटर हैंडल पर आप नहीं हो, तो कम से कम ये जो मुंह से बात करते हैं, एक मुंह से बात दूसरे मुंह में या दूसरे कान में जाती है और वहाँ से वो होता है, उसका भी एक अपना प्रभाव होता है। लेकिन आप इतना भी नहीं कर पा रहे साथियों। आज तक मतलब लोगों को तपजप ठीक से नाम भी लेना नहीं आ पा रहा कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का संक्षिप्त नाम तपजप है, उसको तपजप बोलना चाहिए। बहुत सारे साथी हमारे पदाधिकारी तक उसको जप तप बोल देते हैं, जबकि जप बाद में आता है, तप पहले है। लेकिन आप चीज़ों का अपने हिसाब से सरलीकरण कर लेते हैं, क्योंकि जप करना तो बहुत सरल काम है, कोई भी कर लेता है, और तप करना बड़ा कठिन काम है, उसे हर कोई नहीं कर सकता। तो आप तप जप को भी उल्टा करके जप तप कर देते हो। तो अपने उत्तरदायित्व को समझें, तमाम साथी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ठीक से करें, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएं, संगठन को ज़मीनी स्तर पर भी खड़ा करें, चूँकि किसी भी आंदोलन की, संघर्ष की बुनियाद संगठन होता है साथियों। अगर आपका संगठन मजबूत नहीं है तो कहीं आपके किसी भी, कितना भी गंभीर विषय हो, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। और आप अगर गंभीरता के साथ अपने विषय पर खुद लगेंगे, खुद लड़ेंगे, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, तो निश्चित रूप से दूसरे लोग भी लंबे समय तक आपकी अनदेखी नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा, हालांकि मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, उस बात का, ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे एक गलत मैसेज जाता है, और अगर ऐसा होने लगा तो देश में अशांति फैल जाएगी। लेकिन हुआ, आपने देखा, किसान आंदोलन मजबूत हैं देश में। कल की ही घटना है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो वो कौन सी रंगना कणौत, क्या नाम है उस हीरोइन का, जो अभी सांसद चुनी गई है हिमाचल प्रदेश से कहीं से, उसको एक CISF की महिला सैनिक ने चांटा मार दिया। वहाँ सच्चाई क्या रही होगी वो तो पता नहीं, लेकिन जो आ रहा है निकल के कि वो किसान आंदोलन से जुड़े परिवार की बेटी थी, बहू थी, और उसे क्रोध था उसके हीरोइन के उन शब्दों पर जो उसने किसान आंदोलन को लेकर के कहे थे। तो उसने उसको चांटा जड़ दिया, और उस चांटे की गूंज न केवल हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में सुनाई पड़ गई कि उसको, हीरोइन को, सांसद जो चुनी गई है, उसको किसी CISF सैनिक ने, महिला सैनिक ने चांटा मार दिया और उसको गाली गलौज की। खुद सांसद ने भी स्टेटमेंट दिया, आपने सबने सुना होगा, सब जगह चर्चा चल रही है। ये इस कारण हो सका साथियों कि किसान आंदोलन बहुत मजबूत है, किसानों का संगठन बहुत मजबूत है। आज पूरा किसान समुदाय उस चांटा मारने वाली जो लेडी कांस्टेबल है उसके पक्ष में खड़ा हुआ है, उसको इनाम देने की बात कर रहे हैं, बहुत उसका वो किया जा रहा है, उसको सस्पेंड कर दिया है तो विरोध किया जा रहा है, उसके लिए रैलियों का आयोजन किया जा रहा है।
तो आप समझ सकते हैं कि जब आप सांगठनिक रूप से मजबूत होते हैं तो आपके समर्थकों के साथ भी कोई अन्याय नहीं कर सकता, कोई जुल्म नहीं कर सकता, या कुछ वो भला बुरा कर दें, कहीं अपनी सीमाओं को लांघ जाएं, तो भी उनके बचाव में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। हालांकि चीज़ ठीक नहीं है, मैं नहीं मानता कि उस लेडी कांस्टेबल ने ये उचित किया। ये अनुचित है। अगर ऐसे चीज़ें होने लगीं, इस तरह से बदला लिया जाने लगा, तो इससे देश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, शांति भंग हो जाएगी। तो ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, शासन और सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्हें भी इस घटना से सावधान हो जाना चाहिए कि यदि आपने लोगों की भावनाओं को, उनकी न्यायपूर्ण मांगों को ज़्यादा लंबे समय तक दबाकर रखा, तो निश्चित रूप से लोग कानून अपने हाथ में लेने लगेंगे। और कानून अपने हाथ में जब जनता लेने लगेगी, तो फिर शासन के समक्ष एक भयावह और विकराल समस्या पैदा हो जाएगी, जिसे संभालना किसी भी शासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसानों की आबादी भी देश में बहुत है दोस्तों, और उसी तरह से ठगी पीड़ितों की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित हैं देश में। कोई घर ऐसा नहीं है देश का जहां कोई न कोई व्यक्ति ठगी का शिकार ना हुआ हो। हर घर में, चाहे वो किसी भी IAS IPS का घर क्यों न हो, पूरा देश घूमे हैं, हमने देखा है कि प्रत्येक घर में कोई न कोई किसी न किसी के द्वारा ठगी का शिकार बनाया गया है। और ये बहुत बड़ी पीड़ा है। लेकिन इसको लेकर देश में कहीं कोई शोरगुल, आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। आम चुनाव के दौरान कहीं छिटपुट एक दो जगह गृह मंत्री बोल गए, एक जगह घुमा फिरा के प्रधानमंत्री बोल गए, एक जगह अखिलेश यादव बोल गए, एक जगह राहुल गांधी बोल गए। मतलब छिटपुट तो बोले, लेकिन किसी ने भी इस पर फॉलोअप नहीं दिया कि आखिर देश की ठगी पीड़ितों की समस्या के समाधान के लिए, उनका भुगतान करने के लिए, ठगों को दंडित करने के लिए जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 देश की संसद ने सर्वसम्मति से बनाया, उस कानून के 5 साल पूरे हो जाने के बाद भी उसे आज तक सख्ती के साथ देश में क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया। इस पर कोई राजनेता नहीं बोला। किसी ने ये नहीं कहा कि हम सत्ता में आए तो इस कानून का क्रियान्वयन करेंगे, देश के ठगी पीड़ितों का इस कानून के अंतर्गत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करेंगे, 180 दिन में करेंगे, शिविर लगा करके करेंगे। ऐसा कोई नहीं बोल पाया। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ठगी पीड़ितों की ये कमजोरी रही कि वो संगठित नहीं हैं, वो अपने मुद्दे को ठीक प्रकार से शासन के समक्ष नहीं रख सके, वायरल नहीं कर सके। कुछ चंद लोगों ने प्रयास किया, हमारे जैसों ने। तो जब हमारे पीछे भीड़ नहीं खड़ी है तो हमारी बात को शासन कहाँ तवज्जो देगा इतना। वो तो नैतिक वो है कि भाई ठीक है, हम कानून की बात कर रहे हैं, कुछ लोग भी हमारे पीछे खड़े हैं, तो शासन झुक जाता है उस बात के सामने कि जब हम कानून की बात कर रहे हैं, न्यायपूर्ण मांग कर रहे हैं, तर्कसंगत बात कर रहे हैं, एक्चुअल अपराध पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, तो हमारी बात को सुन लिया जाता है। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से हटते हैं, उसको कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है कि उस विषय पर काम करना उनका नैतिक दायित्व है, उन्हें करना चाहिए, लोगों का भुगतान करना चाहिए। तो ये विकट स्थिति है साथियों। अगर आप चाहते हो कि आप सबका भुगतान हो, तो आप सबको कुछ काम बुनियादी रूप से करने होंगे। आप में से बहुत सारे साथी मैं अभी भी देखता हूँ, वो धर्म को लेकर के बट जाते हैं, जाति को लेकर बट जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के बट जाते हैं, क्षेत्र को लेके, भाषा को लेके, और तो और कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर बट जाते हो कि मैं सहारा का पीड़ित हूँ, मैं टोगो का हूँ, मैं GCA का हूँ, मैं बाइक बोट का हूँ, मैं आदर्श का हूँ, मैं रोज वैली का हूँ, मैं पिनकॉन का हूँ, मैं सक्षम का हूँ, मैं HBN का हूँ, मैं KBCL का हूँ, मैं कर्म भूमि का हूँ, मैं कल्पवट का हूँ, मैं जो है
क्या बोलते हैं उसका, हीरा गोल्ड का हूँ, मैं मैत्रेयी का हूँ, मैं समृद्धा का हूँ, मैं साईं प्रसाद का हूँ, मैं साईं प्रकाश का हूँ, मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ, तो मैं दूसरे की लड़ाई क्यों लड़ूँ, दूसरे की बात क्यों करूँ। जब साथियों सच्चाई ये है कि आपके इस बंटवारे से, विभाजन से ठगों को और बेईमानों को लाभ होता है। आपकी ताकत कमज़ोर होती है, आप शक्ति कमज़ोर होती है, आपका संगठन कमज़ोर होता है और आप इस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हो। तो सबसे पहले इसे छोड़ दो कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, किसी भी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, किसी भी जाति के मानने वाले हो सकते हैं, किसी भी महापुरुष में आपकी आस्था हो सकती है, किसी भी रंग के हो सकते हैं, किसी भाषा के आप हो सकते हैं, किसी क्षेत्र के आप हो सकते हैं, किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हो सकते हैं, आप एजेंट हो सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आप ठगी पीड़ित हैं, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के मेंबर हैं, किसी न किसी कंपनी के निवेशक हैं और आपका पहला उत्तरदायित्व ये बनता है कि आप तमाम चीज़ों को किनारे करके अपनी परिश्रम से प्राप्त उस पूंजी को वापस लेने के लिए एकजुट हों, लड़ाई लड़ें, जिसे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने बारी बारी से योजना बनाकर आपसे हड़प लिया है, लूट लिया है, ठग लिया है। ये काम आपको सबको करना होगा। जल्दबाजी बिल्कुल मत करो साथियों। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि वो प्रधानमंत्री के नाम पर ही फिर दोबारा से एक ठगी हो गई है कि साहब फ़ोन रिचार्ज करा लो। प्रधानमंत्री बनने की खुशी में जो है तमाम कंपनियों ने कह दिया कि भाई फ्री फ़ोन रिचार्ज हो जाएगा, आपका फ्री ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आपको पता नहीं है कि उस पर क्लिक करते ही, उस लिंक पर क्लिक करते ही अगर आपका वो नंबर आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है या कोई आपने फ़ोन पे या गूगल पे का वॉलेट बना रखा है या कुछ और बना रखा है जिसमें कुछ पैसे हों, तो वो सारे साफ हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। लेकिन मूर्खता इतनी है कि धड़ाधड़ हमारे संगठन के कई पदाधिकारी उन मैसेजेस को फॉरवर्ड करते रहते हैं कि फॉरवर्ड करते रहो, बस बिना पढ़े, उस पर कुछ नहीं लिखेंगे। तो ऐसी मूर्खताओं से बाहर आइए। ये तमाम धोखाधड़ी और ठगी के धंधे हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पर आज इतना डाटा मिल रहा है, फ़ोन रिचार्ज हो रहा है, ये नौकरी मिल रही है, ये पैसे मिल रहे हैं वहाँ से, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये धोखाधड़ी है, ठगों का झांसा है। इससे बच के रहो साथियों, नहीं तो आपका जो बचा कुचा है वो भी सब साफ हो जाएगा अगर आपने सावधानी से काम नहीं किया और संयम का परिचय नहीं दिया। तो खैर, मैं कुछ कार्यक्रमों की सूचना दे दूं आपको। पहले तो 9 जून को हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी कोर कमेटी के मेंबर और फतेहपुर के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश फतेहपुर में रामा श्यामा मैरिज हॉल है कचहरी के पास, वहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया है। मैं भी उस बैठक में पहुँच रहा हूँ और चूँकि ये भी एक सच्चाई है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि बिना आंदोलन के सबका भुगतान नहीं होना है। तो एक आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए वो बैठक है, आप सब पहुँचें उसमें। 12 जून को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हमारे तमाम प्रदेश अध्यक्षों की बैठक है, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव शास्त्री जी ने उस बैठक का आयोजन किया है, वहाँ भी पहुँचना है हमारे तमाम प्रदेश अध्यक्षों को और तमाम एक्टिव साथियों को। दूसरा कार्यक्रम अमरोहा में 9 जून का ही है। हमारे साथियों ने अमरोहा में एक बैठक का आयोजन किया है जिसमें हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से बिजनौर, चांदपुर से हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सरफराज उस्मानी साहब उस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो आप वहाँ भी पहुँच सकते हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथी हैं। वहाँ भी बैठक में हमारे मनोज जी को, मुन्ना जी को और सरफराज भाई को और उनको हनीफ साहब को सहयोग करें और दूसरे साथियों को एक बढ़िया रणनीति, बढ़िया बैठक का आयोजन करें। इसी तरह से साथियों और तमाम जगहों पर भी बैठकों का आयोजन चल रहा है, आप सब उनमें शिरकत किया करें। और एक चीज़ का तो विशेष ध्यान रखें, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कई दिनों से कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, कि संगठन का विस्तारीकरण करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेंबरशिप दिलाओ। 1 लाख लोग अगर आपके साथ खड़े नहीं हुए तो आपके तमाम आंदोलन व्यर्थ हैं। और ये जो बहुत सारे उल जलूल बातें करते रहते हैं कि PIL फाइल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये भी सब व्यर्थ है। PIL में तो कोई पैसा ही खर्च नहीं होता है। मैंने हज़ारों PIL फाइल की हैं, मुफ्त में की हैं।
प्रॉपर रिट फाइल करने में पैसा खर्च होता है। PIL में कोई पैसा खर्च नहीं होता, 1 रुपया भी। लेकिन ऐसी PILs का कोई फ़ायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन किसी भी PIL को नहीं सुनते हैं। आप देख रहे हो कितने लोग हमारे संगठन में भी पहला जो बगावत हुई, पहली जो फूट पड़ी वो इसी बात को लेकर के पड़ी कि साहब कुछ ठगों ने एक झांसा दे दिया हमारे साथियों को कि हम एजेंट सुरक्षा के लिए PIL फाइल करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में और मदन लाल जी फाइल नहीं करने देना चाहते, आप लोग उनके झांसे में आ गए। आपने दुनिया भर का पैसा भी उनको दे दिया, किसी ने 2000, किसी ने 5000। लेकिन क्या हुआ उस PIL का कुछ पता है एजेंट सुरक्षा वाली का? वो उसी समय खारिज हो गई थी और अभी तक वो लोग आपको बहकाते रहते हैं कि नहीं वो चल रही है। कोई PIL नहीं चल रही साथियों। कोई भी नई PIL, कोई भी हाई कोर्ट देश का, सुप्रीम कोर्ट देश का ठगी प्रकरणों पर एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि पहले से ऑलरेडी बहुत सारी PIL चल रही हैं, रिट चल रही हैं प्रॉपर। उन सब को उन्हीं में मर्ज कर दिया जाता है और नई PIL डिसमिस हो जाती हैं। इसलिए ऐसे लोगों के बहकावे में भी आने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आप सहारा वाले हों, PACL वाले हों, पल्स वाले हों, कोई भी हो, जो लोग आपको ये झांसा दे करके तोड़ना चाहते हैं, भ्रमित कर देना चाहते हैं कि हम PIL फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में, उन लोगों से दूरी बनाओ साथियों। वो आपके हितैषी नहीं है। ये जो दूसरा सेबी का मैं देख रहा हूँ आजकल चल रहा है कि साहब सेबी ने PACL में ये कर दिया, रोडवेली में ये कर दिया, उसमें ये कर दिया, ये भी आपके आंदोलन को और संगठनों को तोड़ने का षड्यंत्र है कि आप लोग कोई ऐसा मूवमेंट देश में खड़ा ना कर सकें जिससे शासन में बैठे हुए लोगों को शासन चलाने में कठिनाई हो या फिर उन्हें इस बट्स एक्ट की अनुपालना करनी पड़े और इसके तहत आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में करना पड़े। सबको पता है सेबी कितना पैसा दे रहा है। किसी भी कंपनी का मैटर उठा लें, जितने भी मामले सेबी के पास हैं, मतलब 1 लाख में 1000 रुपये भी नहीं दे रहा। जो सहारा CRC पोर्टल का झांसा है, हाल है, वही सेबी का भी है। इसलिए इन तमाम चीज़ों पर ध्यान मत दो आप कि साहब सेबी पैसा दे रहा है, सहारा CRC पोर्टल से पैसा मिल जाएगा, कोई PIL फाइल करके जो है जनहित याचिका फाइल करके आपका पैसा दिला देगा या आपको सुरक्षा दिला देगा। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, आपको भ्रमित करने का षड्यंत्र है। अगर आपका पैसा मिलेगा, पूरा पैसा, संपूर्ण भुगतान आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना, तो वो केवल और केवल इस कानून के माध्यम से मिलेगा। चूँकि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया है और इसमें ये व्यवस्था की गई है कि 2 से 3 गुना पैसा आपका 180 दिन में सरकार देगी। और एजेंट सुरक्षा का भी प्रोविजन इस कानून में साथियों है। धारा 25 है इसकी, पेज नंबर 14 पे आप ये किताब खरीद लें, पढ़ लें, देख लें। किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई भी पुलिस, कोई भी निवेशक, कोई भी कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकती जिसने निवेशक का पैसा लेकर कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा कराया है। तो इन तीनों चीज़ों की गारंटी, भुगतान की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, ठगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गारंटी जब एक सार्वभौमिक कानून बनाकर आपको संसद ने दे दी, तो आप उसी कानून की क्रियान्वयन के लिए लड़ो, उसी कानून के अंतर्गत अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत करो। और यदि सरकार या प्रशासन इस कानून की अवहेलना करते हैं, अनदेखी करते हैं, तो उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन तैयार करो और उखाड़ फेंको शासन सत्ता को। कौन रोक लेगा? अब तो बहुत अच्छा सुनहरा अवसर आ गया है आपके पास। ये तो राष्ट्रहित का काम किया है आप लोगों ने, सबसे बड़ी राष्ट्र की सेवा कर दी है कि आपने ऐसा शासन, ऐसी संसद का गठन कर दिया है जहां आपकी आवाज़ की अनदेखी अब कोई कर नहीं पाएगा। चूँकि बहुत सारे नए युवा बच्चे आपने संसद में भेज दिए हैं, पढ़े लिखे। निश्चित रूप से अगर आप कोई बड़े आंदोलन की तैयारी करोगे या ठीक से अपने विषय पर गंभीर रहोगे तो आपकी आवाज़ संसद में भी अब ऐसी गूंजेगी जैसी कभी ना गूंज सकी हो। लेकिन ज़रूरत आपके पहले खुद गंभीर होने की है कि आप अगर सत्य को नहीं समझोगे, असत्य का बहिष्कार नहीं करोगे, ढोंग ढकोसला करने वाले लोगों के भ्रम से बाहर नहीं आओगे और
संयम से नहीं रहोगे तो फिर तो कोई कितना भी बड़ा देवता क्यों न हो, भगवान नहीं सुनता, माँ नहीं सुनती ठीक से बच्चे की बात को, रोए ना तो ठीक से। ये काम तो साथियों आपको करना पड़ेगा। चलते चलते मैं आपको कुछ साथियों ने नई कंपनीज़ के विषय में सूचनाएं भेजी हैं, मैं वो बता देता हूँ। एक ELI ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस है, ELI ग्लोबल निधि लिमिटेड है, और ये उदयपुर राजस्थान से है कंपनी। कोई शिशिर डारोलिया इसका संचालक रहा होगा। और एक दोस्तों और बड़ी भयंकर खबर आई है कि अंधे बच्चों के नाम पर LUI ब्रेल एजुकेशन सोसाइटी बना कर के वो अंधे बच्चों को शिक्षा देगा, एजुकेशन देगा। ये आदमी कोई दिल्ली का ही है। इसने भी बहुत सारे लोगों को ठगा है साथियों। ये किसी साथी ने ब्राउचर भेजा है, वैसे मुझे याद आ रहा है पहले भी शायद किसी ने भेजा था, मैंने बताया था इस कंपनी के विषय में। लेकिन ये ऐसे ऐसे ठग भी हिंदुस्तान में पैदा हो गए हैं साथियों, जो किसी भी क्षेत्र को छोड़ नहीं रहे। आपकी भावनाओं का दोहन करके, जिन जिन चीज़ों से आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, जिनमें आपकी आस्था होती है, उन तमाम चीज़ों को हथियार बनाकर ठग आपके साथ ठगी कर रहे हैं, और आप जाग नहीं पा रहे, संगठित नहीं हो पा रहे और इस लड़ाई को लड़ नहीं पा रहे। ये दुख का विषय है। ऐसे अवसर पर भी जब बहुत सुंदर समय आपके लिए आ गया है, इस समय आप थोड़ा सा भी प्रयास कर लेंगे तो उसका बड़ा परिणाम आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा साथियों। तैयारी करें तमाम साथी। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत। शेयर जरूर कर देना, इसको लाइक कमेंट कर देना साथियों।